अजीज़ तलबा और तालबात, फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। बच्चों, फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमातिन नहुम और दहुम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल कर सकते हैं। वालिदैन के से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियो मौजूद है। बच्चों, उम्मीद है कि आप सब इससे फ़ायदा उठाएंगे। A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are doing well. As you all know, in the previous video we have started chapter number 3, environment, and in today's class we'll be discussing the few more topics from this chapter. So बिफ़ोर स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक, मैं आप लोगों को एक छोटा सा रिव्यू दूंगी कि हमने क्या क्या पढ़ा था अपनी लास्ट क्लास में। सो वी स्टार्टेड विद टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। हमारे पास पॉल्यूशन की 5 टाइप हैं। लैंड पॉल्यूशन नंबर 1, नॉइज़ पॉल्यूशन नंबर 2, एयर पॉल्यूशन नंबर 3, वाटर पॉल्यूशन नंबर 4 एंड विजुअल पॉल्यूशन नंबर 5। लैंड पॉल्यूशन में हमने पढ़ा कि लैंड पॉल्यूशन किस तरह हो सकती है। लैंड पॉल्यूशन इंक्लूड करती है केमिकल पेस्टिसाइड्स जो कि फार्मर्स डाल रहे हैं लैंड में क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। ये केमिकल्स हम लोग इस कदर यूज़ कर रहे होते हैं कि वो जो हमारी लैंड है उसको बहुत ही पूरी तरह असर करती हैं हमारी लैंड पर। इसके अलावा डंपिंग ऑफ रबिश, जो कि हम सारा कचरा ज़मीनों पर छोड़ देते हैं या फिर डंप कर देते हैं ज़मीनों के अंदर, वो भी हमारे पास लैंड पॉल्यूशन कॉज कर रही हैं। इसके अलावा द क्लोजिंग डाउन ऑफ फैक्ट्रीज़ यूजिंग केमिकल्स एंड अदर डेंजरस एंड पॉइजनस सब्सटेंसेस, और जो फैक्ट्रीज से जो केमिकल वेस्ट वगैरह निकल रहा है या पॉइजनस सब्सटेंसेस जो कि लैंड में डंप किए जा रहे हैं, उससे भी बहुत हद तक लैंड पॉल्यूशन होती है। और एक हद ऐसी आई है कि अब एक वक्त ऐसा आ जाता है कि जो हमारी लैंड है वो बिल्कुल बंजर हो जाती है। इसके अलावा हमने पढ़ा था नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन इज़ अनवांटेड नॉइज़ और साउंड दैट डिस्टर्ब द एनवायरनमेंट। नॉइज़ पॉल्यूशन वो अनवांटेड साउंड है जो कि डिस्टर्ब करेगी हमारे एनवायरनमेंट को। इट कैन बी प्रोड्यूस बाय हैवी ट्रैफिक जो रोड पर है इसके अलावा एरोप्लेन्स वगैरह, इंडस्ट्रियल मशीनरी जो कि कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ की जा रही है, या किसी भी किस्म की इंडस्ट्री से फैक्ट्री से जो बहुत ज़्यादा उनकी मशीनरी की आवाज़ आ रही है, वो भी एक हद तक हमारे एनवायरनमेंट में नॉइज़ पॉल्यूशन कॉज कर रही है। फॉर वाइल्ड लाइफ, नॉइज़ पॉल्यूशन कैन इंटरफेयर विद नेविगेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स यूज़ करते हैं साउंड को नेविगेट करने के लिए, मूवमेंट के लिए। सो नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत हद तक उनकी जो नेविगेशन सिस्टम ऑफ साउंड है उसको एनिमल्स उनको अफेक्ट कर रही होती है। इसके अलावा अगर हम लोग आम ज़िंदगी में देखे जाए तो नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा जो पेशेंट्स वगैरह हैं उनके लिए भी डेंजरस है। इसके अलावा नॉइज़ पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी कॉज कर रही है, स्ट्रेसफुल, हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल बना रही है। Air pollution is when the air we breathe contain harmful materials such as gases, poisons, dust and smoke. Air pollution can occur outdoor and indoors. यानी कि एयर पोल्यूशन जब होती है जब कभी भी जब हम लोग हम सांस लेते हैं, जो सांस लेने में हवा ले रहे होते हैं वो कंटेन करें हार्मफुल मटेरियल। अब हार्मफुल मटेरियल में क्या क्या चीज़ें होंगी, तो हार्मफुल मटेरियल में गैसेस होंगी, पॉइजन्स होंगे, डस्ट होगी और स्मोक होगी। एयर पोल्यूशन की 2 टाइप्स हो सकती हैं, आउटडोर एयर पोल्यूशन एंड इंडोर एयर पोल्यूशन। सबसे पहली बात तो यह है, बजाय इसके कि हम उसको क्लासीफाई करें, सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि एयर पोल्यूशन बेसिकली है क्या। एयर पोल्यूशन बहुत सारे डिफरेंट तरीके से हो सकती है, यानी कि जो फैक्ट्रीज़ में मशीनरी यूज़ हो रही है या जो फैक्ट्रीज़ में जो भी काम हो रहा है या इंडस्ट्रीज़ में जो काम हो रहा है, जो उसका स्मोक वो लोग
उनके जो फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्री से जो स्मोक हवा में मिल रहा है, वो जो हमारी जो ट्रैफिक जो हमारी व्हीकल्स हैं, चाहे वो बसेज़ हों, चाहे कार्स हों, चाहे वो टैक्सीज़ हों, चाहे वो मोटर बाइक्स हो, उन सब का जो धुआं है वो एयर में मिल रहा है। इसके अलावा डस्ट के जो पार्टिकल्स हैं, इसके अलावा जो हम लोग आए दिन कुछ ना कुछ जला रहे होते हैं, बाहर बहुत ज़्यादा कचरा हो गया तो हमने वो जला लिया, या कभी भी गलती से या किसी भी वजह से कभी कहीं आग लग जाए, तो उनका जो स्मोक है वो सब हमारे लिए एयर पोल्यूशन कॉज कर रहा होता है। और ये सब मिलके जो हमारी जो हम सांस लेते हैं उसकी जो हवा है, जो हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, उसकी हवा को बहुत ज़्यादा पॉइजनस बना रहा होता है हमारे लिए। अब जो एयर पोल्यूशन है, जो उसके टाइप्स हैं, उसको देखते हैं कि आउटडोर और इंडोर एयर पोल्यूशन में क्या डिफरेंस है। There are two main causes of outdoor air pollution. Outdoor air pollution के टू मेन कॉजेज़ हैं, जो कि हैं इंडस्ट्रीज़ एंड मोटर व्हीकल्स। जिस तरह के मैंने आपको बताया, इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ और मोटर व्हीकल्स। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इज़ कॉज बाय फैक्ट्रीज़, कोल फायर्ड इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स एंड अदर इंडस्ट्रीज़ रिलेटेड प्रोसेसेस। यानी कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन किस तरह हो सकती है? फैक्ट्रीज़ के ज़रिए हो सकती है, यानी कि किसी भी किस्म की फैक्ट्री हो, जो भी जब फैक्ट्री में काम हो रहा होता है, तो आप कभी किसी फैक्ट्री के पास से गुजरे हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा होता है। इस तरह का धुआं, जैसे कभी कहीं आग लग जाए तो इस तरह का धुआं होता है वो। वो सारा धुआं भी हमारी हवा में मिल रहा होता है। इसके अलावा कोल फायर्ड इलेक्ट्रिसिटी प्लांट में कोल के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है, तो वहाँ पे कोल जो है वो जल रहा होता है, जो उसका धुआं होता है वो मिल रहा हो। इसके अलावा अदर जो इंडस्ट्री रिलेटेड या फिर फैक्ट्रीज़ में जिस किस्म के भी डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे हैं, उन प्रोसेसेस से जो हमारा धुआं निकल कर हवा में मिल रहा है, वो बहुत बड़ी कॉज है एयर पोल्यूशन की। नंबर 2, मोटर व्हीकल पोल्यूशन इज़ कॉज बाय द इनएफिशिएंट बर्निंग ऑफ फ्यूल। यानी मोटर व्हीकल से जिस तरह का एयर पोल्यूशन होता है वो किस तरह होता है? जब कभी भी फ्यूल जो है वो जलता है, यानी कि जो हमारी गाड़ियाँ हैं, बाइक्स हैं, ट्रक्स हैं, टैक्सीज़ हैं, बसेस हैं, वो किस तरह चल रही होती हैं? या तो वो पेट्रोल, डीजल, CNG, इन सब चीज़ों पे चल रही होती हैं। जब वो इन चीज़ों पे चल रही होती हैं तो जाहिर है जो हम लोग जब भी अपनी गाड़ियों में या बसेस में फ्यूल वगैरह डलवा रहे होते हैं, जब वो जलता है, जब वो फ्यूल जलता है तभी हमारी गाड़ी चलती है। जब वो फ्यूल जलने से जो धुआं निकल रहा होता है, कभी आपने देखा हो तो जो डीजल वगैरह की गाड़ियाँ होती हैं, छोटे सुजुकी वगैरह होती हैं, उनसे बहुत शदीद धुआं निकल रहा होता है और बहुत ज़्यादा आवाज़ भी आ रही होती है। तो वो ज़्यादा धुआं इसलिए होता है क्योंकि जो उनका डीजल होता है वो मुस्तकिल जल रहा होता है और उसके जलने की वजह से गाड़ी चल रही होती है और बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का धुआं गाड़ी से निकल रहा होता है। इसी तरह हमारी जो गाड़ियाँ हैं, बसेस हैं, बाइक्स हैं, इन सब से भी धुआं निकलता है और ये सारा धुआं हमारे लिए, हमारी जो एयर है उसको पॉल्यूटेड कर रहा होता है, एयर पॉल्यूशन कॉज कर रहा होता है। तो हमारी आउटडोर एयर पॉल्यूशन की टू मेन कॉजेज़ हैं इंडस्ट्रीज़ एंड मोटर व्हीकल्स। इंडोर एयर पॉल्यूशन, देयर आर सेवरल कॉजेज़ ऑफ इंडोर एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन की बहुत सारी कॉजेज़ हैं जिससे एयर पॉल्यूशन कॉज होती है, including smoking tobacco, chemicals from paints and other households and building material and gas vapors from heating and cooking appliances। यानी कि जो हमारे पास इंडोर एयर पोल्यूशन की बहुत सारी कॉजेज़ हैं, उसमें हमारे पास स्मोकिंग टोबैको है, जो कि लोग सिगरेट पी रहे होते हैं, तंबाकू नोशी कर रहे होते हैं, तो उसका भी जो धुआं होता है वो बहुत ज़्यादा हवा में मिलकर हमारी हवा को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहा होता है। कभी आपने नोट कर रहा हो कि आपके घर में या आसपास से माहौल में आपने कभी देखा हो कि सर्दियों में एक बंद कमरे में अगर आप लोग सब बैठे हो या कभी किसी AC वाले रूम में आप सब बैठे हैं और कोई सिगरेट वहाँ पी रहा हो और सारे पंखे वगैरह बंद हो, तो आपको बहुत शदीद एकदम खांसी होने लगती है। क्यों? क्योंकि जो सिगरेट का धुआं होता है वो आपके लंग्स में जमा होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह जब इतने सारे लोग हमारी पूरी दुनिया में ही स्मोकिंग कर रहे हैं, तो स्मोकिंग का धुआं भी हमारी जो एयर है उसको बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड कर रहा है। इसके बाद आता है केमिकल्स फ्रॉम पेंट्स वगैरह में जो केमिकल यूज़ होते हैं उनका धुआं, एंड अदर हाउस होल्ड एंड बिल्डिंग मटीरियल, और हाउस होल्ड और बिल्डिंग मटीरियल में जो सब चीज़ें यूज़ हो रही हैं उनका धुआं। हाउस होल्ड में जो हाउस होल्ड मटीरियल्स की यहाँ बात हो रही है, तो हाउस होल्ड मटीरियल में जितने भी किस्म की जो हमारे पास मटीरियल्स या फिर जो चीज़ें हाउस होल्ड अप्लाइंसेस यूज़ हो रही हैं, किस लिए? कुकिंग के लिए और इसके अलावा हीटिंग के लिए। अगर हमारे पास इस्त्री भी है तो इस्त्री में भी अगर पानी डालें तो उससे भी हल्का सा धुआं निकल रहा होता है। कभी आप हीटर यूज़ कर रहे हो या फिर आप खाना बना रहे हो तो जो उसका धुआं है, इसके अलावा आप लोग जो गीज़र वगैरह चला रहे हो उसका धुआं हो, तो ये सारी चीज़ें भी हमारे पास बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन कॉज कर रही हैं।
इसके अलावा अगर एक बहुत बड़ी एग्जांपल ली जाए हाउस होल्ड अप्लाइंसेस में, तो हम लोग आजकल मोस्टली जनरेटर यूज़ कर रहे होते हैं। कभी आपने नोट करा हो तो जनरेटर जब कभी भी हम यूज़ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। पहली बात तो ये वो नॉइज़ पॉल्यूशन भी कॉज करेगा। इसके अलावा जो हम लोग उसमें, चाहे आप जनरेटर जो है वो पेट्रोल से यूज़ कर रहे हो या फिर गैस से यूज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है जनरेटर में से। तो जो धुआं है वो भी जो है बहुत ज़्यादा एयर को पॉल्यूटेड करेगा। ऑल ऑफ दिस फॉर्म्स ऑफ पॉल्यूशन कैन रिजल्ट इन कैंसर्स। ये सारी जो फॉर्म्स हैं पॉल्यूशन की वो रिजल्ट करेंगी, उनका नतीजा क्या निकलेगा, कैंसर में एंड अदर डेडली डिजीज़, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स एंड अ वैरायटी ऑफ अदर हेल्थ इशू। इन सबसे हमारे पास क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इनसे हमारे पास जो है मेनली सबसे बड़ा जो हमारे पास डिजीज़ है वो है कैंसर्स हो सकते हैं। इसके अलावा जो डेडली डिजीज़ हैं, जानलेवा बीमारियां हैं, उनमें हमारे पास ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स इस वजह से, अभी मैंने आपको अगर बताया हो या पिछले टॉपिक में लंग्स में आपको बताया हो, तो जो हमारी लंग्स हैं, लंग्स की जो ट्यूब्स हैं वो पैसेज प्रोवाइड करती हैं ट्रांसफ़र के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेकर अंदर जाती है, लंग्स में लेके जाती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हमारे एनवायरनमेंट में देती हैं। तो जब कभी भी हमारी एयर पॉल्यूटेड हो जाती है तो उस पॉल्यूशन की वजह से जो हमारे एयरवेज हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट नैरो होना शुरू हो जाते हैं, इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। इरिटेट होना मतलब उन पर सूजन आ जाती है, वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, इन्फ्लेमेट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जो हमारे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हमें हो सकती हैं, हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम में सबसे बड़ी कॉज जो है वो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो हमें एस्थमा हो सकता है। तो एस्थमा में भी यही होता है कि लोगों को सांस लेने में मुश्किल हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो हम लोग पहली बात तो ये है कि हम लोग एयर, जो बाहर का एनवायरनमेंट से, एटमॉस्फेयर से एयर ले रहे होते हैं, उस एयर में ऑक्सीजन होती है और हम अपने एटमॉस्फेयर को देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हमारी एयर ही पॉल्यूटेड हो जाएगी तो जो हमें ऑक्सीजन मिलेगी वो भी साफ़ सुथरी हवा नहीं मिल रही होगी। जब हमें साफ़ सुथरी हवा ही नहीं मिलेगी तो जो हमारे लंग्स में हवा जा रही है वो भी पॉल्यूटेड होगी और वो लंग इन्फेक्शन कॉज करेगी। इसकी अगर हम लोग पहली बात तो यही हो गई कि इन्होंने क्या कर दिया, एस्थमा हो सकता है, लंग इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो ये हो गई ब्रीदिंग प्रॉब्लम। और वैरायटी ऑफ अदर हेल्थ इशूज़ भी कर सकते हैं। एयर पॉल्यूशन से हमें बहुत सारे जो हैं वो आई इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारी हवा है वो ज़ाहिर है आँखों को भी टच कर रही है और स्किन को भी टच कर रही है, क्योंकि हमारा ओवरऑल एनवायरनमेंट ही बहुत ज़्यादा अब गंदा हो गया है। अब अगर बात की जाए कि एयर पॉल्यूशन आजकल बहुत ज़्यादा भी क्यों हो गई है, तो वो इस वजह से, क्योंकि अगर आपने नोट करा हो आसपास के माहौल में कि पहले के वक्तों में बहुत ज़्यादा हर जगह ट्रीज़ होते थे, बहुत ज़्यादा दरख्त पौधे, हरा भरा शहर या फिर कोई भी जगह होती थी तो बहुत हरी भरी होती थी। लोगों में ये ज़्यादा रुझान था कि वो गमले लगाते थे, पौधे लगाते थे, दरख्त लगाते थे। लेकिन अब चूँकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, लोगों की डिमांड ज़्यादा हो गई है, तो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होने लगी है, घर ज़्यादा बनने लगे हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जगह चाहिए रहने के लिए। तो इसी वजह से बहुत सारे ग्राउंड वगैरह को अब कट कर दिया गया है, उसमें इंडस्ट्रीज़ बना दी गई हैं। इंडस्ट्रीज़ के अलावा फ्लैट्स बना दिए गए हैं, अपार्टमेंट्स बना दिए गए हैं। जो ज़मीनों पे जहाँ दरख्त थे उनको काट के अब वहाँ घर बना दिए गए हैं। तो इससे हमारे दरख्त जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। और दरख्त हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, दरख्त हमारे पास काम कर रहे होते हैं प्योरीफायर का काम इस तरह कर रहे होते हैं कि वो जो सारी गंदी हवा है उसको प्योरीफाई करते हैं और हमारा जो इर्द गिर्द का माहौल है उसकी हवा को साफ़ सुथरा बना रहे होते हैं। जब दरख्त ही नहीं रहेंगे तो एक तो हमें ऑक्सीजन की जो डिमांड है, ऑक्सीजन की हमारी डिमांड तो ज़्यादा है क्योंकि लोग तो ज़्यादा रह रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन हवा में कम होती जा रही है। इसके अलावा दूसरी बात ये कि जो हमारे पास इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हो गई, घर ज़्यादा हो गए, हाउस होल्ड अप्लाइंस ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, धुआं भी ज़्यादा है, एयर पॉल्यूशन भी ज़्यादा हो रही है। तो अब हवा तो किसी तरह से साफ़ ही नहीं हो रही, प्योरीफाई हवा हो नहीं रही, तो जो भी हवा है वो गंदी से गंदी ही होती जा रही है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम लोग ये दरख्त लगाने की आदत दोबारा अपनाएं और दरख्त लगाएं और दरख्तों को काटना बंद करें। और घरों में भी कोशिश करें कि अपने पौधे वगैरह लगाएं ताकि जो हमारा इर्द गिर्द का माहौल है, कुछ नहीं तो हमारे जो घर का माहौल है, जो घर की हवा है, वो ही साफ़ सुथरी हो सके। आपको नहीं पता कि अभी आप लोग छोटे हैं तो आप लोग इतना अंदाज़ा नहीं होगा कि दरख्त हमारे लिए कितना ज़रूरी है और वो किस हद तक हमारी हवा को, इर्द गिर्द के माहौल को बहुत हद तक जो है वो साफ़ सुथरा कर सकता है। तो अगर हम अपने इर्द गिर्द दोबारा से दरख्त लगाने लगेंगे, इंडस्ट्रीज़ वगैरह का जो धुआं है, जो व्हीकल वगैरह है, उसमें बहुत ज़्यादा कमी लाने लगेंगे, अपने माहौल को साफ़ करने लगेंगे, तो ये जो हमारी जो बीमारियां हैं ये सब भी बहुत ख़त्म हो जाएंगी और हम दोबारा एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ वापस आ जाएंगे। नाउ वाटर पॉल्यूशन इज़ व्हेन बॉडीज़ ऑफ वाटर
दैट वी डिपेंड ऑन बिकम पॉल्यूटेड। यानी कि वाटर पॉल्यूशन जब होती है जबकि जो हमारी बॉडीज़ ऑफ वाटर है, जो वाटर है जो हमारी ज़रूरत भी है, जिस पे हम डिपेंड कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाए, गंदा हो जाए। When this occurs, it is not only humans who are affected but all organisms, because of all life require a clean water supply। जब कभी भी जो हमारा वाटर है वो बहुत पॉल्यूटेड हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो सिर्फ ह्यूमन लाइफ ही जो है वो अफेक्ट नहीं होती, सिर्फ हमारी जो इंसानों की ज़िंदगी है वो ही उस बुरा असर नहीं पड़ता, जबकि बजाय इसके कि पूरी जो दुनिया के जो ऑर्गेनिज़म्स हैं हर तरह के, उन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि हर ऑर्गेनिज़म को ज़िंदा रहने के लिए पानी ज़रूरी है, और हर काम के लिए ही देखा जाए तो पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अमंग द मेन कॉजेज़ ऑफ वाटर पॉल्यूशन आर, यानी कि वाटर पॉल्यूशन की जो मेन कॉजेज़ हैं वो उस पर हम बात करेंगे कि वो क्या क्या हैं। स्वेज एंड वेस्ट डम्प्ड इन स्ट्रीम्स, रिवर्स एंड ओशंस, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है उनको हम डंप करें स्ट्रीम्स में, रिवर्स में और ओशंस में। स्ट्रीम्स, रिवर्स एंड ओशंस में अगर हम अपना कचरा डंप करने लगेंगे या फिर जो हमारी गटर लाइंस वगैरह हैं वो वहाँ डंप होने लगेंगी, तो जो हमारा पानी है रिवर्स और ओशन से आने वाला वो ही गंदा हो जाएगा। दिस सीवेज एंड वेस्ट कैन कंटेन केमिकल्स, डिटर्जेंट्स एंड ह्यूमन वेस्ट दैट आर हार्मफुल टू द वाटर एंड टू लाइफ दैट डिपेंड्स ऑन इट। यानी कि ये सारा डंपिंग का जो वेस्ट डंप कर रहे हैं हम स्ट्रीम्स में, रिवर्स में, ओशंस में, उससे क्या होगा, उसमें बहुत सारे वो सब जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या कंटेन करता होगा, वो कंटेन करेगा केमिकल्स, बहुत तरह के केमिकल्स। केमिकल कहाँ से आ रहे हैं, जो फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं किसी भी किस्म के फर्टिलाइज़र्स बनाने के लिए, या फिर किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ किसी भी प्रोसेस में जो भी केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, अगर वही केमिकल का बेस प्रोडक्ट जो है वो रिवर्स और ओशंस में डंप होने लगेगा, तो वो जो हमारा रिवर वगैरह का वाटर होगा वो कंटेन करेगा केमिकल्स। डिटर्जेंट्स किस तरह से जो भी हम सफाई के लिए यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो कार वॉशर्स के डिटर्जेंट्स हैं या फिर जो हमारे पास, इसके अलावा हम कपड़े वगैरह धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, गाड़ियाँ धोने के लिए, किसी भी किस्म की चीज़ें हम जो यूज़ कर रहे हैं, घर में सफाई के लिए हम जितने किस्म के डिटर्जेंट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं वो सब भी ज़ाहिर है वो पानी भी जाकर अगर हम रिवर और ओशन वगैरह में डंप कर देंगे तो वो सब भी चीज़ें डिटर्जेंट्स कंटेन करेगा वाटर्स के अलावा ह्यूमन वेस्ट करेगा, क्योंकि अगर हमारे पास जो सेवरेज की लाइंस वगैरह हैं वो जाकर भी डंप हो रही हैं ओशन और रिवर में, तो बेसिकली हमारा पानी वहीं से गंदा होना शुरू हो जाएगा, दैट आर हार्मफुल टू द वाटर। ये सब चीज़ें डिटर्जेंट, केमिकल, ह्यूमन वेस्ट वगैरह सिर्फ पानी के लिए ही जो है वो ख़तरनाक या बुरे नहीं होंगे। इसके अलावा वो पानी पर जो, अब पानी तो गंदा हो ही गया, अब इसके अलावा पानी के अलावा किस पर बुरा असर पड़ेगा, इनका उन लोगों पर या उन चीज़ों पर जो कि डिपेंड कर रहे हैं अपनी ज़रूरियात के लिए पानी पर, यानी कि जैसे कि हम लोग, दुनिया के हर ऑर्गेनिज़म और ह्यूमन बींग्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं पानी पर। अगर उनका पानी जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो उनकी नीड है, अगर वही गंदी हो जाएगी तो जाहिर है आगे के सारे काम जो हैं वो भी ख़राब हो जाएंगे। Chemical waste from factories being released into waterways or as a way of disposing of it, यानी कि जो केमिकल वेस्ट है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज से जो केमिकल वेस्ट वगैरह जो है वाटरवेज में डिस्पोज हो रहा है, डंप कर रहे हैं हम ओशन या रिवर्स में, तो वो भी क्या करेगा, जो हमारे पानी है उसको बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड कर देगा। When the water evaporates and form cloud, the rain that come down contain these chemicals। अब आपने एवापोरेशन का प्रोसेस तो पढ़ा ही होगा कि जब कभी भी एवापोरेशन किस तरह हो रही होती है, जो हमारे पास अब जो रिवर्स एंड सीज़ हैं उससे एवापोरेशन होती है। जब कभी भी इन पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है, सूरज की रोशनी पड़ रही होती है, तो ये पानी एवापोरेट होने लगता है। जब ये पानी एवापोरेट होने लगेगा तो इसके जो टाइनी बबल्स हैं वो जाके क्लाउड बनाने लगेंगे, वो एवापोरेट होकर वो गैसेस जो हैं वो जाके बनाएंगी क्लाउड्स। अब वो क्लाउड्स, क्योंकि जो रिवर का पानी है फैक्ट्रीज़ के केमिकल डंप की वजह से गंदा हो चुका है, अब जब यही पानी एवापोरेट होगा तो ज़ाहिर है जो एवापोरेशन के पार्टिकल्स होंगे वो भी केमिकल वाले गंदे हो जाएंगे। अब जब वो जाके क्लाउड्स बना रहे हैं तो वो क्लाउड्स भी वही केमिकल कंटेन करेंगे। अब जब उन क्लाउड्स से फर्दर बारिश हो रही है तो उस बारिश के पानी में भी हमें वही केमिकल्स मिलेंगे। अब जब आप सोचें, जब कभी भी हम बारिश के पानी में नहा रहे होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि वो पानी गंदा है या साफ़ है,
तो वो ही केमिकल्स हमारे बारिश से पानी से हमारे आ रहे हैं स्किन में। हम उसी पानी में अगर नहा लेते हैं तो वो हमारी स्किन के लिए भी बुरे हैं, हमारे बालों के लिए भी बुरे हैं, हमारी आंखों के लिए भी बुरे हैं, और जहाँ जहाँ वो टच कर रहा है वो पानी हमारी बॉडी में, वो सारे ऑर्गन उससे अफेक्ट होंगे। इसके बाद अब ये बारिशों का पानी जो समंदर में आ रहा है या फिर जो रिवर्स पे भी बारिश हो रही है, तो अब वो पानी भी गंदा होता जाएगा। तो ये साइकिल एक चलती जाएगा, ये प्रोसेस कभी भी कहीं भी रुकेगा नहीं, क्योंकि रिवर का पानी ही गंदा हो गया। रिवर्स और ओशंस आपको पता है कितने बड़े बड़े होते हैं, जब ये एवापोरेट होकर क्लाउड बने तो क्लाउड गंदे हो गए, फिर यही पानी जब बारिशों की सूरत में हमारे पास आया ये गंदा हो गया। तो इसी तरह ये साइकिल जो है वो चलती रहेगी। दिस इज़ कॉल्ड एसिड रेन, यानी कि जब कभी भी जो हमारे पास एवापोरेशन के ज़रिए केमिकल जो वाटर में है वो एवापोरेट हो जाएंगे, वाटर क्लाउड्स बना देगा, और जब वो बारिश होगी तो हम उस बारिश को जो है वो कहेंगे एसिड रेन। क्यों? क्योंकि वो बारिश वो कंटेन करेगी वो केमिकल्स जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। एसिड रेन इज़ वेरी हार्मफुल टू क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स। एसिड रेन सिर्फ ह्यूमंस के लिए ही बहुत ख़तरनाक नहीं है, हार्मफुल नहीं है, इसके अलावा क्रॉप्स और बिल्डिंग्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। बारिश तो हर जगह हो रही है, जहाँ लोगों ने, किसान वगैरह ने, जो हमारे फार्मर्स होते हैं, उन्होंने क्रॉप्स लगाई हुई हैं, उन पर भी वही बारिश हो रही है, तो वही बारिश जो है हमारी जो क्रॉप्स वगैरह हैं उनको ही बहुत ज़्यादा ख़राब कर देगी। और जब बारिश के ज़रिए केमिकल वाला ही पानी उन क्रॉप्स को मिलेगा तो ज़ाहिर है वो क्रॉप्स जब हम कहेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होंगी। इसके अलावा जो बिल्डिंग्स पर यही बारिश का पानी पड़ रहा है तो वो उन बिल्डिंग्स के लिए भी वो एसिड रेन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ऑयल पोल्यूशन फ्रॉम शिपिंग एक्सीडेंट्स एंड डंपिंग, यानी कि ऑयल पोल्यूशन जो है, जो ऑयल वगैरह डंप हो रहा है शिप्स के ज़रिए या फिर फैक्ट्रीज़ के ज़रिए, वो जो डंप होके होगा रिवर और सीज़ में डंप होगा, दिस कैन कॉज सीरियस हार्म टू सी लाइफ एंड अदर एनिमल दैट डिपेंड ऑन सी क्रिएचर एज पार्ट ऑफ द फूड चेन। यानी कि अब जो ऑयल वगैरह है फैक्ट्रीज़ का, इंडस्ट्रीज़ का, या जो शिप्स वगैरह में ऑयल यूज़ हो रहा है, वो भी ज़ाहिर है शिप्स वगैरह जो बड़ी बड़ी होती हैं वो तो पानी में ही मुस्तकिल उनका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है या जो वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो तो पानी के ज़रिए ही हो रहा है। तो वो पानी ज़ाहिर है अब उनका जो डंप होगा, जिस तरह से जो हमारी गाड़ियाँ हैं वो डंप करती हैं फ्यूम, यानी कि स्मोक, जो धुआं होता है वो निकाल रही होती हैं हवा में, इसी तरह जो शिप्स वगैरह होती हैं उनका भी धुआं भी निकल रहा होता है। इसके अलावा वो जो उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है, यानी जो उनका धुआं की जगह वो लोग ऑयल डंप कर रही होती हैं, तो वो डंप जब सी में डंप हो रही हैं वो चीज़ें, तो जो सी में जो क्रिएचर्स हैं, सी में जो फिशेज़ हैं, जो सी लाइफ के अंदर जो सारे जानवर रह रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। पहली बात तो ये। इसके अलावा उन सबको ही वो खुराक गंदी मिल रही है, वो पानी गलत मिल रहा है। फिर वो एनिमल जो कि सी क्रिएचर पे डिपेंड करते हैं, वो जानवर जो आगे जो पानी के जानवर, छोटे छोटे जानवर होते हैं, मछलियाँ होते हैं, उनको खा रहे होते हैं, तो वो उनकी खुराक भी गंदी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वही केमिकल हर एक को मिलता जा रहा है। अब अगर वही फ़िशेज़ आगे हम लोग लाकर हम खा रहे हैं तो वो फ़िशेज़ हमारे लिए भी सही नहीं है। इसीलिए कहा है कि ये एक पूरी साइकिल है जो कि चल रही है। अगर एक चीज़ गंदी हो जाएगी तो वो आगे बहुत सारी चीज़ों को गंदा करती रहेगी, और सारी चीज़ों से ह्यूमन पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा और हर किस्म के ऑर्गेनिज़म पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्योंकि इंसान और हर ऑर्गेनिज़म की सबसे बड़ी ज़रूरत ही पानी है। अगर उसका पानी ही ख़राब हो जाता है तो वही पानी जब उसकी क्रॉप्स में जाएगा उसको ख़राब करेगा, जब वही पानी हमें बारिश की सूरत में मिलेगा तो वो पानी हमें ख़राब मिलेगा। जो हमें खाना मिल रहा है, क्रॉप्स मिल रही हैं, वो हमें ख़राब मिल रही हैं। जो हमें सी एनिमल्स वगैरह, फ़िशेज़ वगैरह हम खा रहे हैं वो ख़राब मिल रही हैं। और रिवर्स और ओशन से जो पानी हमारे नलों में आ रहा है, जो हम पी रहे हैं या जो हम वॉशरूम्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, नहाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, खाना पकाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बेसिकली वो सब चीज़ें गंदी हो जाएंगी। क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल ही पानी का है, और अगर हमारा पानी ही गंदा हो जाता है तो आगे हमारी हर चीज़ बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाएगी। Now, visual pollution. Visual pollution is the presence of large objects on the landscape such as power lines, advertising billboards, abandoned and dirty buildings and construction sites. यानी कि visual pollution क्या है? स्टूडेंट, विजुअल पोल्यूशन बेसिकली क्या होगी? जो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो हमारा इर्द गिर्द का माहौल है उसमें किस हद तक हमारी देखने में जो हमें गंदगी महसूस हो रही है। कि विजुअलाइज मतलब देखना, किसी चीज़ को सामने तस्वर करना। जो हमारा इर्द गिर्द का माहौल है वो विजुअल पोल्यूशन किस तरह होगी? विजुअल पोल्यूशन इस तरह होगी जब कभी भी लैंडस्केप पे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। अब उन बड़े बड़े ऑब्जेक्ट का
होना विजुअल पॉल्यूशन कॉज करेगा। बड़े बड़े जो ऑब्जेक्ट्स हैं, लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें क्या आ सकते हैं, उनमें पावर लाइंस आ सकती हैं, जिस तरह के बड़े बड़े बिजली के खंभे लगे हुए हैं, जो हमारी टीवी की केबल्स वगैरह हैं उसके खंभे लगे हुए हैं, टेलीफोन, इंटरनेट, उसके बहुत बड़े बड़े पोल्स लगे हुए हैं, उसमें तार ही तार हैं, तार ही तार हैं, एक तार दूसरे तार से मिल रहा है, दूसरा तार तीसरे तार से मिल रहा है। अगर आप किसी बहुत ही ओवर पॉपुलेटेड एरिया में गए हों तो आपने नोट करा होगा कि वो बहुत बड़े बड़े खंभे होते हैं और तार पे तार जुड़े हुए होते हैं और मिल रहे होते हैं, तो वो एक आपको देखने में बहुत गंदा इफेक्ट दे रहे होते हैं। आप कभी भी किसी ऐसे एरिया से जो कि बहुत ही वेल मेंटेन्ड हो और सफाई सुथराई सब बहुत अच्छा हो और उसकी जो बिल्डिंग्स हो वो पूरी प्रॉपर हो, आर्किटेक्चर उसका बहुत अच्छा हो, और आप कभी उस एरिया से किसी ऐसे एरिया में चले जाएं जहाँ बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग हो, ओवर पॉपुलेटेड हो वो एरिया बहुत ज़्यादा, उसमें हर तरह की छोटी बड़ी पुरानी अच्छी नई सारी बिल्डिंग्स मिल रही हों, उसमें बहुत ज़्यादा जो है पोल्स वगैरह हो, तो आपको एक देखने में ही बहुत गंदा इफेक्ट आ रहा होता है और आप लोग देखते ही बोल रहे होते हैं कि हम किस जगह से किस जगह आ गए हैं। सो ये बहुत एक बड़ी विजुअल पॉल्यूशन की वजह से होता है। नेक्स्ट जो इसमें जो हमारा विजुअल पॉल्यूशन कॉज करेंगे वो उसमें आ जाते हैं एडवर्टाइजिंग बिलबोर्ड, जो बहुत बड़े एडवर्टाइजिंग के लिए हम लोग बिलबोर्ड्स लगा लेते हैं हर दूसरी जगह। अक्सर वो नया हम लगा रहे होते हैं तो वो बहुत अच्छे साफ़ सुथरे लग रहे होते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद जो है वो बिलबोर्ड्स जो बहुत गंदे हो जाते हैं, फटे पुराने हो जाते हैं। तो बड़े बड़े बिलबोर्ड जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा विजुअल पॉल्यूशन में अपना इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करेंगे। इसके अलावा अबंडन्ड एंड डर्टी बिल्डिंग, बहुत पुरानी गंदी टूटी फूटी बिल्डिंग्स जो हैं वो एक विजुअल पॉल्यूशन की वजह होंगी। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन साइट, वो जगह जहाँ पे अभी बिल्डिंग्स बन रही हैं वहाँ बहुत ज़्यादा मिट्टी पड़ी है, ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है, मुस्तकिल आना जाना हो रहा है, मशीनरी है, रश है, शोर है, सो वो भी एक बहुत ज़्यादा विजुअल पॉल्यूशन कॉज करेगी। दे मे नॉट बी फिज़िकली हार्मफुल बट दे कैन रिड्यूस द एन्जॉयमेंट ऑफ एन एनवायरनमेंट, यानी कि ये बहुत ज़्यादा फिज़िकली तो किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होंगे, लेकिन जो उस एरिया की है, जो उस एनवायरनमेंट की जो एन्जॉयमेंट है उसको वो डिक्रीज़ कर देंगे। वहाँ जाकर आप लोग एक ज़्यादा बहुत ही स्ट्रेसफुल कंडीशन में आ जाएंगे, देखने में अच्छा नहीं लग रहा होगा, शोर हो रहा होगा, आसपास का माहौल अच्छा नहीं हो रहा होगा। अगर आप किसी एरिया में चले जाएँ तो वहाँ आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होगा, जो एनवायरनमेंट होगा वही बहुत ज़्यादा सूदिंग नहीं होगा, आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, आपकी आंखों को अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो वो चीज़ कभी भी आपको आपको अच्छी खुशी नहीं देगी। जिस तरह कभी भी जो चीज़ें आपको देखने में अच्छी नहीं लग रही होती तो वो आपको बस पसंद नहीं आती, और जो चीज़ आपको पसंद ना आए वो आपको खुशी भी नहीं दे रही होती। इसी तरह वो नज़ारे जो आपको अच्छे ना दिख रहे हों वो आपको कभी भी अच्छे नहीं लगेंगे। इसी तरह जब कभी भी हम जो है नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं या कभी भी हम ऐसे एरियाज़ में जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो, जहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा हो, इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो, बिल्डिंग्स हों, ट्रीज़ हों, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो, तो वो जगह आपको बहुत अच्छी लग रही होती है। वहाँ जाके आप लोग रिलैक्स फील कर रहे होते हैं और खुशी महसूस हो रही होती है आपको। इसी तरह अगर आप किसी ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ बहुत ज़्यादा रश हो, शोर हो, अजीब तरह की टूटी फूटी बिल्डिंग्स हों, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स हों, पाइपलाइंस हों, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स हो, वायर्स हो, तो वो जगह कभी भी आपको अट्रैक्ट नहीं करेगी। इसी तरह वहाँ पे आप जाकर कभी भी खुश नहीं होंगे, कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। सो स्टूडेंट्स, यही आज के टॉपिक थे, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड विजुअल पॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। आई होप सो आपको ये सारे टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।